हेलो दोस्तों, ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 10 है। इससे पहले 9 पार्ट इसके करवाए जा चुके हैं, तो वो पार्ट आप जाके देख सकते हो। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने डिस्कस किया था, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जाके लास्ट वाले पार्ट को जरूर देख लेंगे। पूरी प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आप सर्च कर लेना, वहाँ सभी आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। अभ्यारण्य प्रदेश सरकार की देखरेख में होते हैं। इनका उद्देश्य वन्य जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना होता है। भारत में कुल 500 अभ्यारण्य है। तो याद रखिएगा, ये भी काफी बार पूछा गया है कि भारत में टोटल अभ्यारण्य कितने हैं। तो यहाँ पे 500 अभ्यारण्य है। और सार्वजनिक 100 अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा कि अगर सार्वजनिक पूछे जाते हैं तो सार्वजनिक आपको बता देने 100 जो है अंडमान निकोबार में स्थित हैं। अभ्यारण्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पक्षी अभ्यारण्य, एक होता है वन्यजीव अभ्यारण्य। अब जान लेते हैं चंद्रप्रभा के बारे में। तो चंद्रप्रभा वाराणसी तथा नवाबगंज यूपी में प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाने जाते हैं। अब आगे देखेंगे वन्यजीव संरक्षण। तो वन्यजीव संरक्षण के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। 1970 में हंगुल हिरण परियोजना प्रारंभ की गई। मणिपुर की लोकटक झील थामिन हिरण के लिए जानी जाती है। तो याद रखिएगा, ये लोकटक झील है, ये काफी बार पूछी गई है और ये मणिपुर में स्थित है। तो काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि लोकटक झील का कौन से राज्य से संबंध है। तो याद रखिएगा, मणिपुर राज्य से इसका संबंध है, जो कि आपकी थामिन हिरण के लिए जानी जाती है। अगला देखेंगे लॉयन प्रोजेक्ट। तो लॉयन प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात करें, 1972 में लॉयन प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में 523 शेर हैं। तो भारत में टोटल शेरों की संख्या है 523। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, तो पहले शेरों के लिए स्टार्ट किया गया था 1972 में, और उसके बाद 1973 में प्रारंभ किया गया था। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड पहला प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 47 प्रोजेक्ट टाइगर वर्तमान में भारत में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, 47 प्रोजेक्ट चलाए गए हैं टाइगर्स के लिए। नागार्जुन सागर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। अगला देखेंगे कान्हा किसली। तो कान्हा किसली आप सभी को बता दें कि एमपी में स्थित है। काफी बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो कान्हा किसली में बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। 2014 में भारत में 2226 बाघ थे। सर्वाधिक 406 बाघ कर्नाटक में थे, उसके बाद उत्तराखंड में, और उसके बाद 3rd नंबर पे एमपी और 4th नंबर पे आपका आता था तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित मुदुमलाई, बांदीपुर, नागरहोल और बैनाथ में सर्वाधिक 570 बाघ पाए जाते हैं। बाघों की गणना पदमार्क और जीपीएस से की जाती है। एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। तो एमपी को, यानी मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लेते हैं और इसकी लोकेशन जानेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में मैं आपको प्रोजेक्ट टाइगर बताऊंगा कि कहाँ पर है, लोकेशन यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगी। चलिए दुधवा। तो दुधवा कहाँ पे स्थित है, आपका लखीमपुर खीरी यूपी में स्थित है। पीलीभीत टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो आपका यूपी में स्थित है। जिम कॉर्बेट ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। कान्हा किसली एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। मानस आपका असम में स्थित है। ये काफी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हो सकता है कि आप इन्हें हल्के में लाइटली ले रहे हो और अवॉइड मार रहे हो, लेकिन आप सभी को मैं क्लियर कर दूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो 1 नंबर आपका ये वीडियो कंफर्म करवा सकती है कम से कम। ज्यादा से ज्यादा आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 नंबर का फंस सकता है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस टाइम सभी एग्जाम का। तो आपको बहुत ही केयरफुली सभी चीजों को ध्यान में लेके चलना है और सभी चीजों को 1 से 2 बार रिपीट कर लेना, ताकि सभी चीजें आपके ध्यान में बनी रहें। आगे देखेंगे पालमू आपका झारखंड में स्थित है। रणथंभौर की बात करेंगे तो आपका राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में स्थित है। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। पेरियार आपका केरल में स्थित है। पेरियार के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। जैसे लोकटक अभी आपको बताया था, लोकटक आपका मणिपुर से स्थित है। इसी तरीके से पेरियार आपका केरल से स्थित है, केरल में स्थित है। याद रखिएगा, काफी जरूरी है ये। सरिस्का आपका अलवर में है। और बुक्सा आपका पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, तो इसे याद रखिएगा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है।
नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेंच की अगर बात करें तो एमपी और महाराष्ट्र में स्थित है, और बांधवगढ़ की बात करेंगे तो एमपी में स्थित है, और पन्ना भी आपका एमपी में स्थित है। दामपा की बात करेंगे तो मिजोरम में, और सोनाम्बेदा की अगर बात करें तो उड़ीसा में, रातापानी आपका एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब बात करेंगे घड़ियाल प्रोजेक्ट की, तो घड़ियाल प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए 1972 में शेर का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था शेरों के लिए, 1973 में आपका किया था टाइगर के लिए, और 1974 में किया गया घड़ियाल प्रोजेक्ट। तो तीनों सीक्वेंस में है, याद रखिएगा 72, 73, 74, शेर, टाइगर और घड़ियाल। याद रखिएगा 72, 73, 74, शेर, टाइगर, घड़ियाल। 1974 में घड़ियाल प्रारंभ किया गया था, घड़ियाल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। घड़ियाल में सर्वाधिक 100 दांत होते हैं। यमुना और चंबल नदियों में घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध कुकरेल, लखनऊ में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित की गई है। आगे देखेंगे 1987 में हिम चीता परियोजना प्रारंभ की गई, परंतु चीता भारत में लुप्त हो चुका है। तो याद रखिएगा चीता अभी भारत में लुप्त हो चुका है, तो इसकी प्रजाति अब अपने भारत में नहीं पाई जाती है, लेकिन इसे 1987 में हिम चीता परियोजना प्रारंभ किया गया था। तो हिम चीता अभी नहीं पाए जाते हैं फिलहाल में। 1987 में प्रोजेक्ट राइनो प्रारंभ किया गया। 1991 में एलिफेंट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। झारखंड में पहला एलिफेंट प्रोजेक्ट चिन्हित किया गया। वर्तमान में कुल 25 एलिफेंट प्रोजेक्ट स्थित हैं। टोटल हमने आज अभ्यारण्य की बात की। कुछ टॉपिक यहाँ पे देखेंगे भारतीय कृषि के बारे में। तो चलिए भारतीय कृषि के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय कृषि को मानसूनी खेती भी कहा जाता है। कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर है। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। भारत में 35+3 मानसून डिवीजन है, यानी टोटल 38 है। भारत में औसत कृषि उत्पादन अनेक देशों से भी कम है, जिसके कुछ अंतर्निहित कारण हैं। तो वो जान लेते हैं कि ऐसे क्या कारण है जिससे कि अपने यहाँ पे जो औसत कृषि उत्पादन है वो और देशों की अपेक्षा में थोड़ा कम है। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 1, जैसे कि मानसून पर निर्भरता। तो आप सभी जानते हैं कि मानसून पर कृषि बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहती है। अगर सीजन में मानसून ना आए तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का हाल बेहाल हो जाता है। तो इसीलिए एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर हैं। अगर मानसून नहीं आता है तो हम उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। दैट्स वाई जो अपनी उत्पादन क्षमता है और देशों की कंपैरिजन में वो काफ़ी कम है। नंबर 2 पे देखेंगे सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तो सिंचाई सुविधाओं का अपने यहाँ पे अभाव है। नंबर 3 पे कृषि का पिछड़ापन। नंबर 4 पे फसल चक्र को अपनाना। नंबर 5 अत्यंत बीजों का प्रयोग न करना। भारत की जलवायु के कारण फसलें कम समय में पक जाती हैं, जिससे औसत उत्पादन कम होता है। विश्व में सर्वाधिक कृषि भूमि भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पे कितनी भूमि पाई जाती है? 1.6 हेक्टेयर, और ये 1.6 नहीं 16 हेक्टेयर यहाँ पे जमीन पाई जाती है। टोटल जो 16 करोड़ हेक्टेयर जमीन भारत में है, जो कि भूमि कृषि हेतु प्रयोग में ली जाती है। तो याद रखिएगा ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत की जो जलवायु है उसके कारण क्या होता है, जो फसलें होती हैं वो कम समय में पक जाती हैं, जबकि अन्य देशों में वो फसलें पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं, लेकिन जल्दी पकने के कारण उसके उत्पादन जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। परंतु कुछ खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 3रा स्थान है। अन्य हैं अगर जैसे कि बात करें चीन और यूएसए। चीन में मात्र 10 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन में 10 करोड़ है और इंडिया में 16 करोड़ है। आगे देखेंगे मूंग भारत का सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल है, जो कि आपकी 60 दिन में तैयार हो जाती है। तो इससे कम समय में कोई भी फसल तैयार नहीं हो पाती भारत में। मक्का का 2रा स्थान है और अरहर का सर्वाधिक दिन में तैयार होती है। तो अरहर एक ऐसी फसल है जो कि सर्वाधिक समय लेती है तैयार होने में। खाद्यान्न में धान का औसत उत्पादन सर्वाधिक है, परंतु इसका 1/3 भाग भूसी होता है प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक उत्पादन वाली फसल गन्ना है, परंतु इसका मात्र 10% ही चीनी और गुड़ में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए वो तो चीज़ें हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो डेफिनेटली होगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खेत में सीधा गन्ना उग जाए, कोई ना कोई सोर्स ही होगा, सोर्स के जरिए होगा। जैसे कि बात की गई यहाँ पे धान की, तो धान में भूसी भी होगी, गेहूं में भी होगी डेफिनेटली। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली चावल हो और उसमें और कोई चीज़ ही ना हो। तो ये चीज़ें तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो
कि मतलब उसकी फसल तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उससे जो यूटिलाइज हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है जब उससे हम कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरी चीज़ में। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में कुल 200 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें 66 फसलें भारतीय मूल की हैं। 25 फसलों के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। चीन का 100 फसलों के उत्पादन में पहला स्थान है। तो अपने भारत में अगर हम बात करें तो 25 ऐसी फसलें जिन पे भारत प्रथम स्थान पे है। अगर वहीं चीन से अगर हम तुलना करें तो चीन का स्थान 100 फसलों में प्रथम नंबर पे आता है। फसल चक्र के बारे में बात करेंगे तो दो मुख्य फसलों के बीच ऐसी फसल का उत्पादन जिससे भूमि की उत्पादकता बरकरार रहे फसल चक्र कहलाता है। गेहूं और धान के बीच ढैंचा की खेती करना सर्वश्रेष्ठ फसल चक्र माना जाता है। तो आप सभी को बता दें कि आप दो फसलें करते हैं, मान के चलिए एक आप गेहूं करते हैं और एक आप धान करते हैं। अगर उसके बीच में अगर आप अपने खेत में ढैंचा उगाते हैं तो ढैंचा में आप सभी को बता दूं, ढैंचा खाद का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अगर आप ढैंचा अपने खेत में करते हैं और ढैंचा को अगर जुतवा देते हैं तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स हो जाता है। तो इसलिए ढैंचा की जो खेती होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है फसल चक्र के लिए। अगला देखेंगे मौसम के आधार पर भारतीय फसलें। तो यहाँ पे देखेंगे रबी की फसलें, तो याद रखिएगा ये काफ़ी ज़रूरी है और इन सभी को ध्यान से आप देख लीजिएगा। रबी और खरीफ की फसलें काफ़ी बार पूछ ली जाती हैं कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है या कौन सी खरीफ की फसल है। और मैचिंग के लिए भी कभी कभी आ जाता है कि आपको मैच करना होता है कि कौन सी खरीफ की है कौन सी रबी की है, तो ये आपको समझना होगा। तो इसे जाड़े की शुरुआत में बोया जाता है तथा गर्मी की शुरुआत में काट लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि जो रबी की फसल होती है वो सर्दी के स्टार्टिंग में शुरू होगी और गर्मी के स्टार्टिंग में कट जाएगी, यानी स्टार्टिंग में इसका काम हो जाता है। सर्दी के शुरू में शुरू होगी और गर्मी के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगी। जैसे कि गेहूँ सबसे मेजर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, गेहूं के टाइम में जितनी बार चीज़ें होती हैं वो सभी रबी फसल में आती हैं। आप एक तरह से इसे याद रख सकते हैं हमेशा के लिए कि रबी गेहूं खाना पसंद करता है। तो याद रखिएगा रबी कौन सी फसल को मतलब पसंद करता है, गेहूं को। तो रबी पसंद करता है गेहूं को, तो रबी गेहूं। अब गेहूं के साथ जितनी उगने वाली फसलें हैं वो सभी रबी में आएंगी। जैसे कि बात करें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, इसी प्रकार की फसलें। अब बात करेंगे खरीफ फसलों के बारे में। तो देखिए वर्षा की शुरुआत में बोया जाता है, जो कि जाड़े की शुरुआत में काट लिया जाता है और फिर जाड़े की शुरुआत में दोबारा से आपकी रबी फसल बो दी जाती है। जैसे कि बात करें चावल, मक्का, बाजरा, उड़द, मूंग, ज्वार, कपास, अरहर, गन्ना खरीफ की प्रमुख फसलें। अब देखेंगे जायद की फसलें। ये ग्रीष्मकालीन फसलें हैं जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू, सब्जी और मूंग आदि। आगे देखेंगे भारतीय फसलों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे खाद्यान्न की बात करें तो धान, गेहूं और मक्का मोटा अनाज में आते हैं। वे फसलें जिन्हें अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती, कम सिंचाई तथा कम खाद्य में उत्पन्न की जा सकती हैं। इन्हें गरीबों के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, रागी आदि। अब दलहनी फसलों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे चना, अरहर, मूंग, मसूर और उड़द। तिलहन के बारे में जानेंगे तो मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, अलसी, नारियल और अरंडी। नकदी फसलों के बारे में जानेंगे। वे फसलें जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्य से बोया जाता है नकदी फसलें कहलाती हैं, जैसे कि गन्ना, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू और जूट। ये सभी आपकी नकदी फसलें हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न आप सभी को पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी नकदी फसल है, तो ये भी आपको याद रखनी है। बागवानी फसलों के बारे में जानेंगे तो ऐसी फसलें जिनमें पौधों की रोपाई की जाती है तथा एक ही फसल में 3-4 वर्षों तक उत्पादन लिया जा सकता है, जैसे चाय, कॉफी, नारियल, केला, रबर, पान आदि। तो देखिए बागवानी फसलें कैसी फसलें हो गई, ऐसी फसल जो कि लगभग 3-4 साल तक चलती हो और आपको उत्पादन देती हो, वो आपकी बागवानी फसलें कहलाती हैं। शुष्क खेती के बारे में बात करेंगे तो 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों में शुष्क खेती की जा सकती है। इसकी तहत मोटे अनाज और दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न प्रकार की खेती। तो देखिए खेतियों के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, जिनके नाम साइंटिफिक नेम है एक तरह से। जैसे एपीकल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर आपकी बागवानी को कहा जाता है। पोमोलॉजी कहा जाता है फल संवर्धन को। और फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को। ओलोरिकल्चर आपकी सब्जियों की खेती को। बीटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। पीसीकल्चर कहा जाता है मत्स्य पालन को। सेरीकल्चर कहा जाता है रेशम कीट पालन को। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन को।
एरोपोनिक्स कहा जाता है, ऐसे पौधे उगाना जिनकी जड़ें हवा में हों। सिल्वीकल्चर वन उपजों की खेती, और मोरीकल्चर होता है रेशम कीट पालन के लिए सहसूत उगाना। तो देखिए जो रेशम कीट होता है वो सहसूत पे होता है, इसीलिए जो मोरीकल्चर होता है उसे रेशम कीट पालन के लिए जो सहसूत का पेड़ लगाया जाता है उसे मोरीकल्चर कहा जाता है। अब बात करेंगे क्रॉप इंटेंसिटी की, तो शस्य गहनता के बारे में बात करते हैं। एक ही खेती में एक साथ कई फसलें उगाना इंटेंसिटी कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ क्रॉप, जौ, सरसों बोना। तो क्रॉप इंटेंसिटी किसे कहा जाता है आप समझ गए होंगे। जैसे गेहूं के साथ अगर आप जौ या सरसों बो देते हैं उसे कहा जाता है क्रॉप इंटेंसिटी। फसल और उत्पादक राज्य, चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल फर्स्ट नंबर पे, यूपी आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पंजाब प्रथम स्थान पर है। पश्चिम बंगाल में 3 तथा तमिलनाडु में 2 फसलें ली जाती हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये भी काफी बार पूछ लिया जाता है कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। सर्वाधिक उत्पादन और बुआई धान की ही है। जया, पद्मा, जगन्नाथ, कृष्णा, पंकज धान की प्रमुख फसलें हैं। तो फिलहाल के टॉपिक में हम यहीं तक बात करेंगे। आगे का जो टॉपिक होगा उसे अगली वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी को मिल जाए। आप सभी को एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी कर सकते हैं, यानी अनअकैडमी से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप किसी भी एग्जाम को बड़े ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। ऊपर आपको स्क्रीन पे हमारा कूपन कोड दिख रहा होगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अगर आप कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह अगर आप परचेस करते हैं तो इस कोड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अगर आप इस कोड को यूज़ करेंगे तो आप इससे मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठा पाएंगे। आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे जिनकी मदद से आप हर एक एग्जाम को लगभग क्रैक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे चाहें तो। सबसे और जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका सबसे वो है कि आप घर रह के बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर से कहीं पे भी एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो दिल्ली के लगभग सभी एजुकेटर आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे। जहां आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं वहां आपका हजारों में काम हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो कि आज के टाइम इंडिया में काफी लोगों को सपोर्ट कर रहा है और जिसकी मदद से काफी लोग अपनी सक्सेस की तरफ जा भी रहे हैं। तो फटाफट से जाएं, अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अनअकैडमी प्लस की रेगुलर क्लासेस लें जिसमें आपको प्लस, फ्री और स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगी। तो उनका बेनिफिट लेके आप किसी भी एग्जाम को बड़ी ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं अवधेश कुमार के नाम से। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अगर हमारी क्लासेस हो तो आप सभी को वहां पे भी हमारी क्लासेस मिलती रहें। तो बहुत ही जल्दी हमारी वहां पे क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो फटाफट से जाएं, अनअकैडमी प्लस पे हमें फॉलो कर लें। और प्लीज जब भी आप कोई भी क्रैश कोर्स वगैरह परचेज करें तो हमारा कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा है, स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसे यूज करना ना भूलें ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो उम्मीद करता हूं आज ही आप जाएंगे और फटाफट से अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई भी क्रैश कोर्स परचेज करेंगे। और क्रैश कोर्स परचेज करने के लिए हमारा कूपन कोड यूज करेंगे, स्टडी फॉर ड्रीम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि वो भी इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग आज इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।